सेल्फ पॉलिनेशन हम लोग देख रहे थे और काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन हम लोगों ने देखा। सेल्फ पॉलिनेशन में हम लोग देखें कि जब पॉलन ग्रेन एक ही फूल में उसी के एंथर से पॉलन ग्रेन उसी के स्टिग्मा में आके पॉलिनेट करे उसी के स्टिग्मा को, तो फिर वो सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है। और क्रॉस पॉलिनेशन हो गया आपका, ये एक फूल से पॉलन ग्रेन दूसरे फूल के स्टिग्मा पे जाके पॉलिनेट करे। तो ऑटोगमी हम लोगों ने देखा। ऑटोगमी में ये जो फिगर आप देख रहे हैं, ऑटोगमी में सेल्फ पॉलिनेशन, ऑटोगमी और सेल्फ पॉलिनेशन बेसिकली एक ही चीज़ के लिए दो वर्ड है ना। ऑटोगमी में भी क्या होता है, एक ही फ्लावर है और एक ही फ्लावर में पोलन ग्रेन, एक ही फ्लावर से पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा में जाके पॉलिनेट कर रहे हैं। और गैटोनोगमी क्या देखा हम लोगों ने कि एक पौधे में एक फूल के पोलन ग्रेन दूसरे फूल के स्टिग्मा पे जाके ये पॉलिनेट कर रहे हैं, है ना। और तीसरा है जेनोगेमी। जेनोगेमी में ये आपका क्रॉस पॉलिनेशन हुआ, ठीक है। जेनोगेमी आपका क्रॉस पॉलिनेशन की तरह भी है, ठीक, क्योंकि इसमें दो प्लांट रहेंगे और एक फूल से पोलन ग्रेन जाएंगे दूसरे फूल पे। ये देख लिया हम लोगों ने, लाई क्लोज टू वन अनदर। ये तो काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन के बाद स्टिग्मा शुड lie close to each other so that self-pollination can occur. Some plants such as viola, common pansy, oxalis and commelina produce two types of flower. अब देखिए, जिस तरह हम लोग दो बेसिस देखे क्लासिफिकेशन का, एक तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा या क्रॉस पॉलिनेशन होगा। सेल्फ पॉलिनेशन में सेम फ्लावर होगा और क्रॉस पॉलिनेशन में दो अलग अलग फ्लावर होगा। अब क्रॉस पॉलिनेशन में भी दो बात हो सकती है ना। क्या दो बात हो सकती है क्रॉस पॉलिनेशन में? या तो गैटोनोगमी हो सकती है या जेनोगमी हो सकती है। मतलब क्रॉस पॉलिनेशन में भी एक ही पौधे के बीच बात हो सकती है या फिर दो अलग अलग पौधे के बीच में बात हो सकती है। ये तो दो बेसिस हो गया। अब तीसरा जो बेसिस है वो है कैस्मोगेमस और क्लेस्टोगेमस फ्लावर। अगर चलिए टेक्स्ट पढ़ते हैं। कैस्मोगेमस फ्लावर विच आर सिमिलर टू फ्लावर्स ऑफ अदर स्पीसीज विथ एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा। कैस्मोगेमस फ्लावर जो है वो ओपन फ्लावर रहेगा, ठीक है, ओपन फ्लावर रहेगा और उसमें एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज रहेगा, ठीक। और क्लेस्टोगेमस फ्लावर उसे कहेंगे जो खुलता नहीं है, वो पूरा का पूरा बंद रहता है। जैसे मटर के जो पेड़ होते हैं, जो हरा मटर आप लोग खाते हैं, उसमें क्या होता है, क्लेस्टोगेमस फ्लावर होता है। वो फ्लावर कभी खुलेगा ही नहीं, उस फ्लावर का खुद का स्टिग्मा खुद का पोलन ग्रेन से पॉलिनेट होगा, ठीक है। इन सच फ्लावर द एंथर एंड स्टिग्मा लाई क्लोज टू ईच अदर। क्लेस्टोगेमस में क्या होगा, क्लेस्टोगेमस में स्टिग्मा और पोलन ग्रेन आसपास रहेगा एकदम क्लोज में, ताकि दोनों पॉलिनेट कर सके। व्हेन एंथर डिहाइस मीन्स वो बस्ट ओपन होगा, ओपन डिहाइस इन द फ्लावर बड्स पोलन ग्रेन कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा टू इफेक्ट पॉलिनेशन। पोलन ग्रेन किसके नज़दीक आ जाएगा, स्टिग्मा के नज़दीक। दस क्लेस्टोगेमस फ्लावर आर इनवेरिएबली ऑटोगेमस एज देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन लैंडिंग ऑन द स्टिग्मा। अब क्लेस्टोगेमस फ्लावर चूँकि बंद है तो वो कैसा होगा, ऑटोगेमस, ठीक है। तो तीन बेसिस हम लोगों ने देखा, ये तीन तरह का क्लासिफिकेशन, एक ही बात है लेकिन तीन अलग अलग तरीके से कहा गया है और तीन अलग अलग सिचुएशन में कहा गया है, ये ज़्यादा जरूरी है। क्लेस्टोगेमस फ्लावर प्रोड्यूस एस्योर्ड सीड सेट इवन इन द absence ऑफ पॉलिनेटर। अब पॉलिनेटर्स क्या होते हैं ये हम लोग अभी
आगे में देखेंगे, ठीक है। ये सारे एजेंट ऑफ पॉलिनेशन है, अभी तुरंत हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो क्लेस्टोगेमस फ्लावर में क्या होता है कि वो एस्योर्ड सीड बनाता है, मतलब वो उनके जैसा उनका पेरेंट था उनका एग्जैक्ट क्लोन बनता है, ठीक है। एक ही प्लांट रहता है और उसी प्लांट का सीड उसी अब खुद की तरह के ही सीड को प्लांट को जन्म देता है। डू यू थिंक दैट क्लेस्टोगेमी इज एडवांटेजियस और डिसएडवांटेजियस टू द प्लांट, वाई? ये जो क्वेश्चन है क्लेस्टोगेमी और क्लेस्टोगेमी का एडवांटेजियस है या डिसएडवांटेज, ये क्वेश्चन आगे डिस्कस होगा। गेटोनोगेमी, गेटोनोगेमी में क्या है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर थ्रू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। गेटोनोगेमी बेसिकली क्रॉस पोलिनेशन है, लेकिन एक ही प्लांट में, ठीक। तो एक ही प्लांट का एक फूल, एक ही प्लांट में एक फूल का पोलन ग्रेन उसी के दूसरे फूल के स्टिग्मा में जाके जब पॉलिनेशन करेगा तो वो गेटोनोगेमी होगा। और जेनोगेमी में दो अलग अलग प्लांट रहेंगे, ठीक। जेनोगेमी में क्या है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ ए डिफरेंट प्लांट, ठीक। जेनोगेमी में दो अलग अलग प्लांट है, तो ये पहले प्लांट के पहला फ्लावर में से या पहले प्लांट के किसी भी फ्लावर से एंथर गया, दूसरे प्लांट के स्टिग्मा में जाके वो पॉलिनेट किया, ठीक। अब हम लोग जो बात कर रहे हैं कि एंथर जाएगा, तो अगर ऑटोगेमस को हम लोग छोड़ दें, ठीक है, क्योंकि ऑटोगेमस में तो वो सेम फ्लावर के ऊपर ही उसका वो फ्लावर का एंथर रहता है, ठीक है। लेकिन गेटोनोगेमी और जेनोगेमी में कुछ एजेंट्स चाहिए, है ना, क्योंकि एजेंट्स मतलब कुछ ऐसा मीडियम चाहिए ताकि वो पोलन ग्रेन ट्रैवल कर सके, है कि नहीं? नहीं तो खुद ब खुद कैसे जाएगा वो पोलन ग्रेन, वो तो कोई जादू तो है नहीं। तो इसका कुछ एजेंट रहेगा, जैसे एनिमोफिली। एनिमोफिली उस मेथड को बोलेंगे अगर विंड के थ्रू पोलन ग्रेन ट्रैवल करता हुआ अपने पोलन ग्रेन एंथर से जो पोलन ग्रेन निकला वो विंड से ट्रैवल करते हुए स्टिग्मा तक आ गया, तो उसको एनिमोफिली बोलेंगे, ठीक। अगर इंसेक्ट उस ट्रैवल का कारण है तो वो एंटोमोफिली हो जाएगा। फिर वाटर के थ्रू अगर जाता है तो हाइड्रोफिली, बर्ड के थ्रू जाता है तो ऑर्निथोफिली, और बैट्स के थ्रू जाता है, चमगादड़ के थ्रू जाता है तो कैरोप्टेरोफिली, ठीक। इसको हम लोग टेक्स्ट में देखते हैं। तो इसी को कैटेगराइज कर देंगे एबायोटिक और बायोटिक एजेंट्स में। बायोटिक मीन्स लिविंग और एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग। तो देख लीजिए एनिमोफिली और हाइड्रोफिली हो गया आपका एबायोटिक नॉन लिविंग एजेंट, और बैट और बर्ड्स और ये तुम्हारा जो इंसेक्ट है ये तीनों क्या हुए? लिविंग एजेंट्स हो गए, ठीक। अब एजेंट ऑफ पॉलिनेशन में प्लांट्स यूज टू एबायोटिक wind and water and one biotic animals agent to achieve pollination. pollination किसको बोलेंगे? वो ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma, ठीक। अब ये जो ट्रांसफर होगा इसमें अलग अलग ये सोर्स है, अलग अलग एजेंट्स है, ठीक। ओनली ए स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट यूज एबायोटिक एजेंट। बहुत कम ऐसे प्लांट हैं जो एबायोटिक एजेंट का यूज़ करते हैं। एबायोटिक एजेंट मतलब क्या? विंड और वाटर, एनिमोफिली या फिर हाइड्रोफिली। पोलन ग्रेन्स कम इन कॉन्टैक्ट विथ द स्टिग्मा इज ए चांस फैक्टर इन बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेशन। अब विंड के थ्रू जाके वो पॉलिनेट कर दे, ये तो एक चांस का बात है ना, ये मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब हवा चली, हो सकता है उस सीजन में हवा ही नहीं चली तो फिर वो पोलन ग्रेन गया ही नहीं और फिर आम फले ही नहीं या फूल वो पॉलिनेट ही नहीं हुआ, तो फिर हम लोगों को फ्रूट्स कैसे मिलेगा, ठीक है। ये चांस का बात है। लेकिन आगे देखते हैं, टू कंपनसेट फॉर दिस अनसर्टेनिटीज एंड एसोसिएटेड लॉस ऑफ पोलन ग्रेन द फ्लावर प्रोड्यूस इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पोलन व्हेन कंपेयर टू द नंबर ऑफ ओव्यूल्स अवेलेबल फॉर पॉलिनेशन। अब इसी को कंपनसेट करने के लिए, क्योंकि हवा में तो इधर उधर जाएंगे या फिर हो सकता है किसी कोई इंसेक्ट एक बार फूल में बैठ के फिर दोबारा फूल में बैठा ही नहीं, तो वो पॉलिनेट ही नहीं हुआ। इसी को कंपनसेट करने के लिए पॉलन ग्रेन जो है वो बहुत ज़्यादा बनते हैं, ठीक।
अब पॉलिनेशन, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन हो गया। पॉलिनेशन बाय विंड is more common amongst abiotic pollination. Wind pollination also requires that the pollen grain are light and non-sticky so that they can be transported in wind current. अब abiotic pollination जो है उसमें वाटर के बनिस्बत विंड ज़्यादा ये है, रिस्पॉन्सिबल है ना। अब विंड से जैसे पॉलन ग्रेन जाएंगे तो हिबिस्कस में आप लोगों ने देखा कितने छोटे छोटे पोलन ग्रेन होते हैं पाउडर के थ्रू। तो अगर छोटे रहेंगे और माइन्यूट रहेंगे तो और हवा में खुले हुए रहेंगे तो फिर वो हवा में उड़ के जा सकते हैं, है कि नहीं। दे ऑफन पोजेस वेल एक्सपोज्ड एंथर स्टेमन सो दैट द पोलन आर इजिली डिस्पर्स्ड इनटू विंड करंट, है ना। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि वो जो एंथर है वो उसका जो पोलन ग्रेन है वो एक्सपोज्ड रहेगा विंड में, विंड करंट, ताकि हवा आए, एक्सपोज रहेगा, खुले में रहेगा, है कि नहीं, बंद नहीं रहेगा, ताकि जैसे ही हवा आए वो हवा में उड़ जाए। They often possess well exposed stamen so that the pollens are easily dispersed into wind current and large, often feathery stigma to easily trap airborne pollen grain. अब इसी तरह का स्टिग्मा जो है, अगर जिसको विंड के थ्रू पॉलिनेट होना है उसका स्टिग्मा कैसे रहेगा, स्टिकी रहेगा, ठीक, ताकि जैसे ही उसमें पॉलन ग्रेन आए वो चिपक जाए उस पर। आपने इसका ये देखा होगा भुट्टे का, मेज, मकई जिसको कहते हैं, कॉर्न जिसको कहते हैं, कॉर्न का फूल अगर देखा होगा, वो मैंने आगे लगाया होगा इसमें, कॉर्न का फूल अगर देखा होगा तो वो स्टिकी रहता है कि नहीं, स्टिकी रहता है। और उसमें क्या होता है, जैसे ही हवा में वो आता है, हवा के थ्रू वो आएगा, वो पोलन ग्रेन उसमें चिपक जाएगा, ठीक है, आगे आएगा तो हम लोग देखेंगे। Wind pollinated flowers often have single ovule in each ovary and numerous flowers packed into an inflorescence. A similar example is corn cob. The ears you see are nothing but the stigma and style which wave in the wind to trap pollen grain. Wind pollination is quite common in grasses. तो भुट्टे के अगर फ्रूट आप लोगों ने देखा होगा तो भुट्टे का जो मकई का जो फ्रूट होता है उसमें बाल होते हैं, देखे होंगे। वो बाल क्या है, वो कुछ नहीं है, वो एंथर है और आपका ये पिस्टिल जो है, पिस्टिल के फॉर्म में वो बाहर निकला हुआ है कि नहीं। और उसका जो थ्रेड है, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, वो क्या है, कुछ नहीं है, बस उसका स्टाइल है कि नहीं। Pollination by water is quite rare in flowering plants and is limited to about 30 genera, mostly monocotyledons. वाटर के थ्रू पॉलिनेशन जो है वो क्वाइट रेयर है, मतलब बहुत कम ऐसा प्रजाति है जिसमें वाटर एक फॉर्म बनता है पॉलिनेशन का। तो मोस्टली मोनोकोटिलिडन्स, मोनोकॉट ये जो वर्ड है MONO, मोनो मीन्स वन, ठीक। तो जैसे आपने चावल के दाने देखे हैं, है कि नहीं, तो चावल के दाने और चने के दाने दोनों में क्या अंतर है, उसका जो देखोगे, अगर जब भी आप लोगों ने चना फुलाया होगा तो देखा होगा वो फूलने के बाद उसको जब खोलोगे तो वो कितने फॉर्म में टूट जाता है, दो हाफ फॉर्म में टूट जाता है। तो इसको डाइकोटिलिडन बोलते हैं, ठीक। उसके जो दोनों पार्ट है उसको कॉटिलिडन बोलेंगे, आगे हम लोग देखेंगे। और ऐसे भी आप लोगों ने देखा होगा चना है या फिर मूंग है या फिर रहड़ का दाल है या फिर और भी जितने सारे दाल हैं, मसूर के दाल हैं, ये सारे क्या होते हैं, दो अलग अलग पार्ट में स्प्लिट करते हैं, ठीक। तो वो सब क्या है, वो सब डाइकोटिलिडन है। और यहाँ पर मोनोकोटिलिडन दिया है। तो जितने भी प्लांट हैं ऐसे, मोनोकोटिलिडन मतलब वो दो पार्ट नहीं, वो एक ही पार्ट में रहेगा, ठीक है। जैसे चावल अभी मुझे याद आ रहा है, ठीक, या फिर गेहूँ हो गया, ठीक है, या फिर मकई हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, ये मोनोकोटिलिडन है, मतलब उसमें एक ही दाना वो सिंगल साबुत रहता है।
As against this, you would recall that water is a regular mode of transport for the male gamete among the lower plant groups such as algae, bryophyte and pteridophyte. अब क्लास 11 में आपने पढ़ा था प्लांट किंगडम, तो प्लांट किंगडम में क्या था, वो जो डिवीज़न था 5 तरह के प्लांट्स होते हैं, एल्गी, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और टेरिडोफाइट, ये सबका अपना अपना ग्रुप था। अब इसमें से जो लोअर प्लांट ग्रुप है, ठीक है, लोअर प्लांट ग्रुप मतलब जैसे एल्गी हो गए या टेरिडोफाइट हो गए, ठीक है, ये सब, या फिर ब्रायोफाइट हो गए जो पानी में रहते हैं, इन सब में कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है, ये हाइड्रोफिली होता है, ठीक। वाटर वो पॉलन ग्रेन के ट्रांसफर का कारण बनता है। इट इज़ बिलीव्ड particularly for some bryophyte and pteridophyte for that their distribution is limited because of the need for water for the transport of male gamete and fertilization। अब ब्रायोफाइट में जो है, जो पानी में जो ये प्रजाति मिलती है, इसका ज़्यादा विस्तार नहीं हो पाता है और ये पानी में ही मिलते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये पॉलिनेशन का मेथड जो इनका है उसमें क्या यूज़ होता है, उसमें वाटर यूज़ होता है। Some particularly for some bryophytes and pteridophytes that their distribution is limited because of the need of water for the transfer of male gamete and fertilization, ठीक है। Some example of water pollinated plants are Vallisneria। अब पानी में पौधे आप लोगों ने देखा होंगे, Vallisneria, ये जो आगे ऊपर में फिगर दिया हुआ है ना, ये पानी के पौधे पॉलिनेशन के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, पानी का, है कि नहीं। Vallisneria and Hydrilla which grow in fresh water and several marine sea grasses such as Zostera। समुद्र में भी जोस्टेरा नाम का जो होता है ये एक एग्जाम्पल है। अब जाहिर सी बात है, जो पानी में कुछ पौधे रहेंगे तो वो किसका इस्तेमाल करेंगे, पॉलिनेशन के लिए पानी का इस्तेमाल करेंगे। नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट्स यूज़ वाटर फॉर पॉलिनेशन। अब सारे के सारे जो प्लांट हैं वो सारे के सारे प्लांट क्या करेंगे, पॉलिनेशन के लिए पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उनमें से कुछ हैं जो और भी तरीक़ों से पॉलिनेट करते हैं। इन ए मेजॉरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स सच एज वाटर हाइसिंथ and water lily, the flower emerge above the level of water and are pollinated by insect or wind as in most of the land plant। अब आपके ज़मीन में जो पौधे हो रहे हैं उनमें अब आपने देखा कि कीड़ों मकोड़ों से पॉलिनेशन हो सकते हैं, बीज से पॉलिनेशन हो सकते हैं, मधुमक्खी से या फिर बर्ड से। लेकिन पानी में भी कुछ कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो पानी रहते तो पानी में है लेकिन उसका फूल जो है वो बाहर निकला हुआ रहता है कि नहीं। जैसे लोटस आप लोग जानते हैं, ठीक है, लोटस का प्लांट, लोटस का फ्लावर पानी से बाहर निकला हुआ रहेगा। अब पानी से बाहर है तो उसमें कीड़े मकोड़े बैठेंगे और वो कीड़े मकोड़े या फिर विंड करंट, हवा जो है वो भी उसका पॉलिनेशन का कारण बनेंगे, ठीक है, यही लिखा हुआ है। In Vallisneria, the female flower reach the surface of water by the long stalk and the male flower or pollen grains are released onto the surface of water। अब वेलिस्नेरिया में, वेलिस्नेरिया ये जो प्लांट दिया हुआ है, वेलिस्नेरिया में क्या होता है, इसका जो फूल है, इसका जो पॉलन ग्रेन है वो पानी के ऊपर रिलीज होता है और इस करंट के थ्रू वो जाता है और फिर वो स्टिग्मा तक उसमें बहते हुए जाता है और उसको पॉलिनेट करता है। सम ऑफ देम इवेंचुअली रीच द फीमेल फ्लावर, उसमें से कुछ ही पहुंचेंगे फीमेल फ्लावर तक, एंड द स्टिग्मा इन अनदर ग्रुप ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट सच एज सी ग्रास। सी ग्रास क्या, जोस्टेरा, है ना, और भी बहुत सारे सी ग्रास होते हैं। फीमेल फ्लावर्स रिमेन सबमर्ज्ड इन वाटर एंड द पॉलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड इनसाइड द वाटर। सी ग्रास में क्या होगा, जोस्टेरा में वो पॉलन ग्रेन समुद्र के नीचे मतलब अंदर में वो क्या होगा, छूटेंगे। और पॉलन ग्रेन इन मेनी सच स्पीसीज आर लॉन्ग रिबन लाइक एंड दे आर कैरिड पैसिवली इनसाइड द वाटर।
वो पानी के बहाव के अंदर में ही वो छूटेंगे और सम ऑफ देम रीच द स्टिग्मा एंड अचीव पॉलिनेशन, उसमें से कुछ स्टिग्मा तक पहुंचेंगे और फिर हो सकता, क्योंकि बहते चले जा रहे हैं तो हो सकता है किसी स्टिग्मा तक, कोई स्टिग्मा तक पहुंचे और कोई स्टिग्मा तक ना भी पहुंचे। इन मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज pollen grain are protected from wetting by mucilaginous covering। म्यूसिलेज बोलते हैं वो जो चिपचिपा पदार्थ, जैसे पानी के सारे कोई भी पेड़ पौधे को छुओगे तो देखोगे कि वो चिपचिपा कुछ रहता है, कुछ ऑयली सब्सटेंस रहता है, उसी को बोलते हैं क्या, म्यूसिलेज। तो ये पोलन ग्रेन भी म्यूसिलेजिनस कवरिंग रहता है ताकि वो भीगे नहीं, वैक्सी कवर बोल सकते हैं हम लोग। Both wind and water pollination flower are not very colorful and do not produce nectar. What would be the reason for this? अब विंड पॉलिनेशन और वाटर पॉलिनेशन मतलब हवा से जो पोलन ग्रेन ट्रैवल कर रहे हैं और वाटर से जो पोलन ग्रेन ट्रैवल कर रहे हैं, इन दोनों का कलर कुछ खास नहीं होता है, ठीक है। और इसमें कुछ नेक्टर भी नहीं होता है। नेक्टर नहीं होना मतलब उसमें कुछ जूस नहीं होता है, क्योंकि उनको किसी इंसेक्ट का ज़रूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। वो तो हवा चलेगी और वो पोलन ग्रेन ट्रैवल करेगा। विंड में भी वैसा ही बात है, विंड करंट आएगी और वो बहता हुआ चला जाएगा। तो चूँकि किसी एनिमल का उसमें रोल नहीं है, इसलिए वो नेक्टर और या फिर फूल में कोई जूस वगैरह नहीं रहता है। ये हम लोगों ने देखा कि वाटर लिली, आप देख सकते हैं वाटर लिली और लोटस में थोड़ा बहुत अंतर रहता है ना। और ये भाई साहब ने हाइड्रिला प्लांट को पकड़ के रखा है, इसका भी फूल पानी के करंट के ऊपर रहता है, ठीक। लोटस और वाटर लिली, ठीक है। इसके बाद majority of flowering plant use a range of animals such as pollinating agents। बहुत सारे यहाँ पर आप फूल देख पा रहे हैं जिसमें आके मधुमक्खी बैठते हैं। अब आप जान गए कि इतने इंसेक्ट जो घूमते फिरते हैं इनका काम क्या है। ये कुछ नहीं करते हैं, ये अपने लिए खाना इकट्ठा करते हैं और नेचर ने इस तरह की व्यवस्था बनाई हुई है कि इनको खाना भी मिलता है और हमारे फ्लावर पॉलिनेट भी हो जाते हैं। Bees, many of flowering plants use a range of animals as pollinating agents. Bees, butterfly, flies, beetle, wasps, ant, moth, bird, sunbird and hummingbird and bats are common pollinating agent। Bees आप लोग जानते हैं मधुमक्खी, बटरफ्लाई आप लोग जानते हैं तितली, ठीक है। फ्लाइज मतलब मक्खी जो भिनभिनाते रहती है, कोई अगर फल वगैरह या ये खाना आप छोड़ दोगे बचा हुआ तो। बीटल्स बोलते हैं ये जो रेड कलर का ऑर्गेनिज्म है, रेड या ऑरेंज, और उसमें जो ब्लैक डॉट है, ये सबको इस कैटेगरी में जो ऑर्गेनिज्म आते हैं, इस सब कैटेगरी के इंसेक्ट को बीटल बोलते हैं। ये जैसे लेडी बर्ड है, ये भी बीटल की कैटेगरी में है। वैस्प बोलते हैं तितली की तरह ही एक स्ट्रक्चर, तितली की तरह ही एक ऑर्गेनिज्म रहता है, लेकिन वो छोटा रहता है, ठीक है, और मोटा रहता है। एंट्स आप जानते हैं चींटी। वैस्प और मॉथ लगभग कुछ आसपास के जैसे ही दिखते हैं। बर्ड्स में सनबर्ड और हैमिंग बर्ड, ये हम लोग आगे देखेंगे कि क्या करते हैं। और बैट्स आप लोग जान रहे हैं, चमगादड़। अमंग द एनिमल इंसेक्ट पर्टिकुलरली बीज आर द डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स। अब इंसेक्ट में सबसे ज़्यादा डोमिनेंट मतलब सबसे ज़्यादा कौन सा है ना, तो सबसे ज़्यादा बीज है। Even larger animals such as some primates, lemur, arboreal rodents। rodents बोलते हैं जिनके आगे में कुतरने वाले दांत होते हैं, ठीक। और प्राइमेट जो होते हैं, प्राइमेट वो कैटेगरी है जिनमें से ये आपके क्या बोलते हैं, इंसानों का ये हुआ विकास हुआ। देखो अब बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जब सन में विस्फोट हुआ था, है कि नहीं, सन में विस्फोट हुआ था, तो फिर वो धीरे धीरे क्या हुआ था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुए थे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म
इवॉल्व हुए थे, और ऐसा एटमॉस्फेयर बना था कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से फिर धीरे धीरे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का विकास हुआ था। और बिलियंस ईयर से इवोल्यूशन में हम लोग पढ़ेंगे, इवोल्यूशन एक चैप्टर है, ठीक। इसमें से क्या हुआ, इवॉल्व हुए, ठीक, इवॉल्व हुए सारे मछली इवॉल्व हुए, बर्ड इवॉल्व हुए धीरे धीरे, फिर मैमल्स, फ्लावर्स, ठीक है। तो इसमें से एक कैटेगरी है प्राइमेट्स, ठीक। ये जो देखो दाहिनी तरफ ऊपर में जो है कॉमन एंसेस्टर ऑफ प्राइमेट्स, ठीक। इसी तरह हम लोगों ने क्लासिफिकेशन तो क्लास 11 में तुम लोगों ने पढ़ा था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटे, फंगी और एनिमलिया। सबसे पहले मोनेरा आए, है कि नहीं, मोनेरा, फिर उसी से प्रोटिस्टा आए, और फिर प्रोटिस्टा से धीरे धीरे कुछ एनिमल में चले गए, कुछ एनिमल में डेवलप हो गए, कुछ फंगी में डेवलप हुए और कुछ प्लांट में डेवलप हुए। ये समय के साथ हुआ, और वो 1-2 साल की बात नहीं है, ये बिलियंस ईयर्स, मतलब एक पे लगभग कितना, शायद 9 या 10 जीरो है, वो देख लेना आप लोग। तो प्राइमेट्स उस कैटेगरी में बोलेंगे। इस प्राइमेट्स में लेमर जो है, वो ये जो एग्जांपल दिया हुआ था, एंड सम प्राइमेट्स, लेमर ये जो ऑर्गेनिज्म है ना, इसको लेमर बोलते हैं। और आर्बेरियल रोडेंट्स, मतलब रोडेंट्स में आपका कुतरने वाले जानवर, तो कुतरने वाले जानवर जो पेड़ में रहते हैं, ठीक। और इवन रेप्टाइल्स में गेको जो है, गेको लिजेंड, जैसे गिरगिट आप लोग जानते हैं, गिरगिट के कैटेगरी में एक गेको बोल करके एक गिरगिट होता है, उसको गेको लिजर्ड बोलते हैं, या फिर गार्डन लिजर्ड भी हो सकता है, ठीक। हैव आल्सो बीन रिपोर्टेड एज पॉलिनेटर इन सम स्पीसीज। तो ये सारे ऑर्गेनिज्म भी क्या करते हैं, पॉलिनेशन करते हैं। ऑफन फ्लावर्स ऑफ एनिमल पॉलिनेटेड प्लांट्स आर स्पेसिफिकली अडॉप्टेड फॉर ए पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ एनिमल्स। तो हर एक प्लांट से ये प्राइमेट हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। प्राइमेट में लेमर जो है सबसे, ये कैटेगरी सबसे लोएस्ट कैटेगरी के प्राइमेट, ये क्या करते हैं, पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, ठीक। ये देखो मॉथ, इतने तरह के मॉथ मिलते हैं, है कि नहीं, ये तितली की तरह ही होते हैं लेकिन थोड़ा सा छोटे। ये सारे के सारे क्या हैं, मॉथ ही हैं। ये सारे के सारे आप लोग देख सकते हैं इंसेक्ट पॉलिनेटर, ठीक है। ये बीटल पॉलिनेटर, बीटल में देखो लेडी बर्ड आ गया, ठीक। फिर सनबर्ड आप लोग देख सकते हैं। सनबर्ड और हमिंग बर्ड में बस यही एक अंतर है कि हमिंग बर्ड का जो ये चोंच होता है वो सीधा होता है, और सनबर्ड का चोंच थोड़ा सा कर्व लिए हुए रहता है, ठीक है। तो देखोगे तो आप लोग पहचान जाओगे। यहाँ तक होगा पर्टिकुलर। तो ऑफन फ्लावर्स ऑफ एनिमल पॉलिनेटेड प्लांट्स आर स्पेसिफिकली अडेप्टेड फॉर ए पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ एनिमल। ऐसा होता है कि पर्टिकुलर जो फूल होता है उसमें वहीं एक खास इंसेक्ट या फिर वहीं एक खास बर्ड आकर के उसको आके पॉलिनेट करेगा। जैसे हिबिस्कस प्लांट में आप देख सकते हैं इन्हें, सनबर्ड और हमिंग बर्ड को। ये जो हाइब्रिड वाला हिबिस्कस आता है, हाइब्रिड वाला अड़हुल आता है, ये नहीं, जो टिपिकल जंगली हिबिस्कस है जो हम लोग यूज़ करते हैं, पहले जो लाल कलर वाला जो रहता था, जो जिसका फिगर हम लोगों ने देखा था शुरू में, है ना, उसको अगर आप देखोगे ध्यान से बैठ के कभी शाम को या फिर सुबह में, शाम को 5 बजे करीब या सुबह में 7-8 बजे करीब, तो फिर हो सकता है आपको सनबर्ड या हमिंग बर्ड दिख जाए, ठीक है। उस पर आकर के उसको पॉलिनेट करते हुए और उसका नेक्टर पीते हुए। Majority of insect pollinated flower are large, colorful, fragrant and rich in nectar. अब जो इंसेक्ट से पॉलिनेट हो गए तो इंसेक्ट उस फूल पे क्यों आएगा, क्योंकि उसका कलर वो उसको अट्रैक्ट करेगा, है ना, कलर अट्रैक्ट करेगा, प्लस उसमें जो फ्रेगरेंस है ना, उसका जो महक है वो भी उसको आकर्षित करेगा। और आने के बाद उसको क्या मिलेगा, नेक्टर मिलेगा। नेक्टर मीन्स उसका जो जूस है वो उसको मिलेगा प्राइज के रूप में। When the flowers are small, a number of flowers are clustered into an inflorescence to make them conspicuous. Conspicuous मतलब वो दिख जाए, आसानी से दिख जाए, ठीक है। वो फ्लावर ऐसे जगह में रहता है, देखे हो हमेशा कोई भी
प्लांट में फ्लावर रहेगा तो वो छिपा हुआ नहीं रहेगा, है कि नहीं, वो हमेशा बाहर निकला हुआ रहेगा ताकि दूर से ही इंसेक्ट उसको देख पाए। द फ्लावर पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बीटल सिक्रेट फाउल अडर्स टू अट्रैक्ट दिस एनिमल। अब बीटल और मक्खी को अट्रैक्ट करने के लिए उसमें वैसा ही फाउल अडर मतलब जैसे कोई चीज़ सड़ रहा है वैसा उसका खुशबू रहेगा, ठीक है, खुशबू बोलो या बदबू बोलो, जो भी है, तो वैसा ही उसका रहेगा कि वो उसको अट्रैक्ट करेगा कि उसको वहाँ पर जाके खाना मिले। टू सस्टेन एनिमल विजिट्स द फ्लावर हैव टू प्रोवाइड रिवार्ड टू द एनिमल। अब एनिमल जब विजिट कर रहा है तो वो आके उसको कुछ मिलेगा तब तो वो दोबारा आएगा, ठीक है। तो नेक्टर और पोलन ग्रेन आर द यूजुअल फ्लोरल रिवार्ड्स। अब फूल में क्या रिवार्ड है, नेक्टर है जो उसका जूस है, या फिर पोलन ग्रेन है जिसको खा करके वो अपना पेट भरे। फॉर हार्वेस्टिंग द रिवार्ड फ्रॉम द फ्लावर्स द एनिमल विजिटर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द एंथर एंड द स्टिग्मा। अब उस फ्लावर पे आकर के जो पोलन ग्रेन है उसको खाने के लिए वो उस पर घूमेगा चारों तरफ, और इसी चक्कर में वो एंथर क्या होगा, स्टिग्मा में जाके चिपक जाएगा। द बॉडी ऑफ द एनिमल गेट्स ए कोटिंग ऑफ पोलन ग्रेन विच आर जनरली स्टिकी इन द एनिमल पॉलिनेटेड फ्लावर्स। अब पोलन ग्रेन क्या होते हैं, स्टिकी होते हैं, ठीक है। तो स्टिकी होते हैं तो उनके जो बॉडी हैं इंसेक्ट के उसमें जाके क्या करते हैं, वो चिपक जाते हैं, ठीक। तो चिपक जाते हैं तो फिर वो उससे दूसरे क्रॉस पॉलिनेशन में भी हेल्प कर सकता है या फिर सेल्फ पॉलिनेशन में भी वो हेल्प कर सकता है। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब उसी फ्लावर में वो पॉलिनेट कर दे या फिर उड़ के जाए किसी और पौधे में, उस पौधे को जाके पॉलिनेट कर दे। When the animal carrying pollen on its body comes in contact with the stigma, it brings about pollination, ठीक है, ठीक। उसके बॉडी में एक बार पोलन ग्रेन लग गई तो फिर वो कहीं और जाकर के भी पॉलिनेशन कर सकता है। In some species, floral rewards are in providing safe place to lay eggs. An example is that of the tallest flower of Amorphophallus. The flower itself is about 6 feet in height. अब ऐसा भी हो सकता है कि वो जो फूल है वो उसके अंडे देने का जगह के रूप में भी मिल जाए, ठीक है। एक एमोर्फोफेलस नाम का फ्लावर है, ये देखो, ये एमोर्फोफेलस फ्लावर है। ये इतना बड़ा होता है कि यहाँ पर इंसेक्ट आके इस पर अंडा दे सकता है कि नहीं। और ये देखो, इस पर ऊपर में जो येलो कलर है ये उसके एंथर हैं, और नीचे में जो ग्रीन कलर के हैं वो क्या है, वो उसका स्टिग्मा है। तो एनिमल जो खाने के लिए आता है तो इसमें एंथर से पोलन ग्रेन उसके बॉडी में लग के फिर स्टिग्मा में जाके लगते हैं तो वो क्या होता है, उसको पॉलिनेट कर देता है। ए सिमिलर रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन ए स्पीसीज ऑफ मोथ एंड द प्लांट युक्का, वेयर बोथ स्पीसीज मोथ एंड द yucca plant cannot complete their life cycle without each other. The moth deposits its egg in the locule of the ovary and the flower in turn gets pollinated by moth. The larvae of the moth comes out of the egg as the seed starts developing. अब ये जो moth है, ये इस moth का क्या नाम है, युक्का moth, ठीक है। ये युक्का moth क्या है, ये प्लांट में ही रहता है, युक्का प्लांट में रहता है, और एक स्पीसीज जो है वो उसी प्लांट का क्या करते हैं, उसी प्लांट का नेक्टर खाएगा, ठीक है, और उसी को पॉलिनेट करेगा, नहीं तो, और उसी पे एक देगा ताकि उसका जो लार्वे निकले और वो उस फूल को खाए और फिर वो सरवाइव करे, ठीक है। तो ये मोथ और ये युक्का प्लांट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यहाँ देखो, ये दिया हुआ है, इसमें से जो ये ग्रीन कलर का सेंटर में है ये स्टिग्मा कैप है, और किनारे जो येलो कलर का फ्लावर है वो तुम्हारे एंथर के डिपोजिशन है। तो युक्का मोथ जब इस पे घूमेगा इधर उधर तो एंथर से उसके पोलन ग्रेन लग जाएंगे और फिर स्टिग्मा पे आके वो पॉलिनेट कर जाएगा, ठीक। ये लेमुर आप देख सकते हो, ये जब इस फूल का पंखुड़ी खाता है तो इसी क्रम में उसका कुछ
जो फूल बच जाते हैं उसमें वो पॉलिनेट हो जाते हैं और बाकी तो ये खा जाता है। अब देखो, वाई डोंट यू ऑब्जर्व सम फ्लावर ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स फॉर और एनी अदर अवेलेबल टू यू, ककम्बर, मैंगो, पीपल, कोरिएंडर, पपाया, ऑनियन, लोबिया, कॉटन, टोबैको, रोज, लेमन, यूकेलिप्टस, बनाना। ये सारे जो हैं, ये सारे फूल आप लोगों ने नहीं देखे होंगे। अगर किसी कुछ कुछ देखे होंगे, कुछ कुछ नहीं देखे होंगे। ये यूका प्लांट है और मॉथ है, इसका लाइफ साइकिल है। ये नहीं पूछेगा, ये बस आपके जानकारी के लिए है, ठीक है। तो अब देखो, इसमें मैंगो का जो फ्लावर है, ये मैंगो में मंजरी आते हैं, वो आप लोगों ने देखा होगा। मैंगो का फ्लावर हो गया। फिर ककम्बर का फ्लावर ऐसा होता है, देखो इसी में जो येलो कलर के ये पेटल्स हैं और इसके अंदर में उसका मेल प्लांट और फीमेल प्लांट अलग अलग है। फिर पीपल का फ्लावर देखो, ये कितना अच्छा है, ठीक है ना। फिर कोरिएंडर किसे बोलते हैं? धनिया का भी फूल जो होगा वो भी ऐसा ही होगा, उसमें एंथर और स्टिग्मा रहेंगे। एंथर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट रहेगा, जिस पे मक्खी बैठेगा। देखो यहाँ एक मधुमक्खी बैठा हुआ है, ये मधुमक्खी आकर के इसका नेक्टर पिएगा तो वो पॉलिनेट हो जाएगा और हम लोग धनिया खाएंगे, ठीक है। और उसमें जो बीज बनेगा वो धनिया का बीज हम लोग सब्जी बनाने में इस्तेमाल करेंगे। फिर ये प्याज हो गया, ऑनियन का फूल, ये आप देख सकते हो। ऑनियन के फूल में भी इंसेक्ट आएंगे और फिर उसको पॉलिनेट करेंगे। ऑनियन के बाद लोबिया किसको बोलते हैं? लोबिया तो मैंने किया, हाँ लोबिया, देखो लोबिया बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको? बोड़ा बोलते हैं या फिर ये क्या बीन्स बोलते हैं। तो ये इसका जो फूल लगता है वो ऐसा लगता है ना। और फिर इसमें भी देखो देख सकते हो आप, दिखाई तो नहीं दे रही, देखो ये पर्पल कलर का है पेटल और उसके बीच में वो जो येलो कलर का हल्का सा दिख रहा है वो क्या है? इसका एंथर है ना। लोबिया होगा। कॉटन फ्लावर आप लोगों ने देखा होगा, कॉटन का फूल जो आगे जाके उससे कॉटन के शर्ट आप पहनते हैं, कॉटन के ड्रेस बनते हैं। फिर टोबैको प्लांट, टोबैको फ्लावर ये रहा। टोबैको फ्लावर में भी आप लोग देख सकते हो इस तरह का फ्लावर है और उसमें से एंथर और पोलन उसमें रहते हैं। वो देखो बीच में जो डॉट दिख रहे हैं, है ना। टोबैको होने के बाद रोज़ आप लोग जानते हो। लेमन किसको बोलते हैं? ये नींबू के फूल में भी देखो ऐसा एंथर और पोलन रहता है। फिर यूकेलिप्टस एक बड़ा सा पेड़ रहता है, बड़ा सा पेड़ में देखे होगे सफ़ेद कलर का पेड़ रहता है गार्डन में, देखो होगे उसमें भी फूल ऐसा रहेगा। और बनाना लास्ट एक देखे होगे, बनाना का भी फूल देखे होगे, उसमें भी फीमेल फ्लावर और मेल फ्लावर रहेंगे साथ में, ठीक है। तो ये सब जब आप ध्यान से देखोगे तो इसमें देखोगे कि आता है बीज आए चाहे फिर या आपके क्या इंसेक्ट आए, कोई बीटल आए, तो देख करके आप जान जाओगे कि कौन सा एनिमल इसको पॉलिनेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। चलो आगे देखते। You shall have to try to find out which animal visit them and whether they could be pollinators. You shall have to patiently observe the flower over a few days and at different times of the day. तो आपको जब इसको देखोगे, क्योंकि हर समय तो वो इंसेक्ट रहेगा नहीं उसमें, कभी कभी वो घूमने के लिए आएगा, तो आपको बैठ के पेशेंस से एकदम सब्र करके आपको देखना होगा। तो हो सकता है आपको दिख जाए, ठीक। जैसे मैंने अभी बोला हिबिस्कस के फ्लावर पे सनबर्ड आते हैं या फिर फ्लावर आते हैं शाम को 5 बजे के करीब, ठीक है, या फिर सुबह सुबह 8-9 बजे। You could also try to see whether there is any correlation in the characters of the flower to that animal that visits it. अब सनबर्ड जो आते हैं उस पर हिबिस्कस के पौधे पे, ये तो मैंने देखा है, या फिर कोई भी इंसेक्ट उस पर जो विजिट करेगा तो उससे उसको क्या मिलेगा, है कि नहीं? तो उससे उसको नेक्टर मिलेगा, या फिर कोई फूल देखोगे तो उसमें
उसका पोलन ग्रेन एडिबल होता है, पोलन ग्रेन को वो खाता है ना। जैसे लेमूर हम लोगों ने देखा था, वो एक खास, वो सारे के सारे फूल को नहीं खाएगा, है कि नहीं, वो उसी फ्लावर को खाएगा जो एडिबल है। Carefully observe if any visitors come in contact with the anther and stigma, as only such visitors can bring about pollination। ठीक है, अब उस पर जो इंसेक्ट पॉलिनेट करेगा तो वो पॉलिनेशन कैसे होगा, उसके विजिट करने से ही वो पॉलिनेशन होगा। Many insect may consume pollen or nectar without bringing about pollination. Such floral visitors are referred to as pollen nectar robbers। ठीक है, कोई कोई विजिटर क्या होगा, वहाँ पर आएगा, ठीक, वो आएगा नेक्टर, जैसे हमिंग बर्ड जो आएंगे, हमिंग बर्ड आएंगे, मान लो कोई हमिंग बर्ड आया और वो उड़ते उड़ते उससे पोलन को वो पी लिया और वो चला गया, वो उस पर बैठा नहीं, ठीक है। अगर नहीं बैठा तो एंथर उसके शरीर में नहीं चिपकेंगे, एंथर नहीं चिपकेंगे तो फिर वो पॉलिनेशन नहीं आएगा, मतलब वो सिर्फ आया खाना खाने के लिए, ठीक है। तो ऐसे लोगों को, ऐसे हमिंग बर्ड को या फिर ऐसे इंसेक्ट को क्या बोलेंगे, पोलन या नेक्टर रॉबर्स बोलते हैं, ठीक। यू मे नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई द पॉलिनेटर बट यू विल श्योरली एंजॉय योर एफर्ट्स। अब यहाँ मैथ्स दिया हुआ है, ये नहीं आएगा एग्ज़ाम में, ठीक है, ये बस आपके देखने के लिए है। तो बीज जो होते हैं वो कैसे फ्लावर पे जाते हैं, सॉसर शेप में, ठीक है। फ्लाई जो होते हैं वो कप के शेप में वाले फ्लावर पे जाते हैं। बटरफ्लाई जो है वो स्पर्ड पेटल्स पे जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही हैं, अलग अलग कैटेगरीज के एनिमल और इंसेक्ट अलग अलग कैटेगरीज के फ्लावर में जाते हैं। अब है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, ठीक। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस मतलब कुछ नहीं है, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस मतलब ब्रीडिंग ना हो, ठीक, ब्रीडिंग बाहर हो जाए, ठीक। तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस मतलब पॉलिनेशन नहीं हो, ठीक है। तो इसको देखते हैं हम लोग। मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस हर्माफ्रोडाइट फ्लावर। हर्माफ्रोडाइट मतलब जिसमें मेल पार्ट भी हो और फीमेल पार्ट भी हो, ठीक। जैसे हिबिस्कस हम लोगों ने शुरू में ही एग्जांपल देखा था, उसमें एंथर भी होते हैं, उसी में स्टिग्मा भी होता है, तो वो कैसा प्लांट है, कैसा फ्लावर है, हर्माफ्रोडाइट फ्लावर है। pollen grains are likely to come in contact with the stigma of the same flower। अब एक ही फ्लावर में एंथर और पोलन स्टिग्मा है तो हो सकता है वो खुद से ही पॉलिनेट हो जाए। कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अच्छा, ये एक वर्ड है इनब्रीडिंग डिप्रेशन, इसको थोड़ा सा लेते हैं हम लोग डिटेल से। इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं, एक चैप्टर है क्लास 12 में, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, है ना, इसमें हम लोग ये सारा चीज़ देखेंगे। इनब्रीडिंग डिप्रेशन, यहाँ हम लोगों में जब भी आप लोग ध्यान दिए होंगे कि इंडिया में ऐसा होता है कि भाई बहन में शादी नहीं होता है, ठीक है, भाई बहन में शादी नहीं होता है और फिर आपके किसी भी रिश्तेदार में हम लोग मना करते हैं शादी होने के, ठीक है। हालांकि इंडिया में बहुत सारे ऐसे कास्ट हैं जो इसको प्रमोट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक। ऐसा होने से क्या होता है, ऐसा होने से जो बीमारियां हैं वो क्या होते हैं, उभर कर आ जाती है। जैसे रॉयल फैमिली था, ब्रिटिश का रॉयल फैमिली अभी भी है, तो इसमें किसी जन ने अपने ही किसी रिश्तेदार से शादी किया था। देखो यहाँ पर ये जो चैप्टर है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, इसमें प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में ये वाला बात सामने आएगा। और ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम में देखो, इसमें देखो यहाँ पर पहला जो स्क्वायर बना हुआ है ना, स्क्वायर बना हुआ है तो ये किसको सिंबलाइज करता है, ये मेल को सिंबलाइज करता है। जो सर्कल बना हुआ है ये किसको सिंबलाइज करता है, ये फीमेल को सिंबलाइज करता है। और अगर रोम्बस बना हुआ है, ठीक है, रोम्बस और स्क्वायर में क्या अंतर है, रोम्बस वो उसका शेप अलग होगा, ठीक है, स्क्वायर के जैसा ही शेप होगा लेकिन वो पैरेलल होगा दोनों साइड में और थोड़ा सा ऑब्लिक में होगा। तो अगर वो ऐसा शेप कुछ बना हुआ है ये, तो उसका सेक्स हम लोगों को नहीं पता है, ठीक। अब देखो ये जो कैटेगरी पढ़ेंगे हम लोग, ये हम लोग हमेशा डिजीज़ के लिए ही पढ़ेंगे, ठीक। जैसे
इन सब में ब्रिटिश रॉयल फैमिली में एक डिजीज़ था हीमोफीलिया बोल करके। हीमोफीलिया में क्या होता है कि मान लो किसी को चोट लगा, तो किसी नॉर्मल इंसान को जब चोट लगती है तो उसमें क्या होता है, उसका खून जो है वो 2 मिनट 3 मिनट में या 5 मिनट में वो जम जाता है कि नहीं, जहाँ से वो खून निकल रहा होता है, और वो इंसान बच जाता है। ठीक, हीमोफीलिया ऐसा बीमारी है कि उसमें अगर चोट लगा तो वो इंसान का खून जमता नहीं है ना। तो उसको बहुत ही ध्यान से रहना पड़ता है कि उसको कहीं चोट वगैरह लगे तो उसको बहुत संभल के रहना पड़ता है, ताकि उसका खून जो है वो बहे नहीं, उसको चोट नहीं लगे, नहीं तो उसका खून बहुत देर के बाद जमता है, या फिर उसको मेडिकल एक ये लेना पड़ता है, क्या बोले, मेडिकल सपोर्ट लेना पड़ता है। तो ये जो डिजीज़ है, मान लो इस डिजीज़ को हम लोग देखेंगे तो वो डिजीज़ में ये वाला जो ये सारे स्क्वायर जो है या फिर सर्कल है या रोम्बस है, ये कलर्ड रहेंगे। ठीक, फिर मैरिज हम लोग कैसे दिखाएंगे, स्क्वायर और सर्कल के बीच में एक लाइन ड्रॉ करके, है ना, और उसी में डबल लाइन ड्रॉ करेंगे, मतलब वो कॉन्सेग्युनियस मैरिज है, वो भाई बहन के बीच में मैरिज है। ऐसा मैरिज की वजह से ही वो जो बीमारी है, ऐसी बीमारियाँ, ये जैसे हीमोफीलिया हो गया और भी कई तरह की बीमारी हैं, ये सब उभर कर सामने आ जाती है। ठीक, तो ये जो पेडिग्री बोलेंगे इसको, ठीक है, ये फैमिली, इसका ट्री बोल सकते हैं। तो इस फैमिली ट्री में बाएं तरफ में देखो, यहाँ पर है ना, ये लोगों का आपस में ही ये मैरिज हुआ है कि नहीं। तो इस तरह का मैरिज जब भी होता है तो ये क्या क्या फॉर्मेशन करता है, डिजीज़ ऑर्गेनिज्म को पैदा करता है, डिजीज़ बच्चों को पैदा करता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्वीन विक्टोरिया जो थी, उसके पास वो कैरियर थी। कैरियर करने का मतलब है 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है, दोनों सेट ऑफ क्रोमोसोम में से एक सेट जो है वो क्या करेगा, वो डिजीज़ को कैरी करता है। उस जैसे 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, मतलब उसको ऐसे याद रख लो कि 2 सेट ऑफ बुक्स हैं, है कि नहीं। तो 2 सेट ऑफ बुक्स में से एक सेट जो है, एक बुक में जो एक पेयर में एक पेयर के एक बुक में, ठीक है, वो डिजीज़ है, वो डिजीज़ लिखा हुआ है। ठीक, एक क्रोमोसोम में वो डिजीज़ लिखा हुआ है। और अगर उस तरह के दो, क्या बोलेंगे, मतलब दोनों कैरियर हैं, जैसे मेल भी कैरियर है किसी डिजीज़ का और फीमेल भी कैरियर है, वो शो नहीं कर रहा है, ठीक है, वो कैरियर है बस। तो फिर अगर वो दोनों शादी करते हैं तो हो सकता है, बहुत चांस होता है कि उसके जो बच्चे हैं वो डिजीज़ पैदा हों। यहाँ पर देखो कोई कोई बॉक्स या कोई कोई सर्कल हाफ क्या है, हाफ आधा मतलब रंग किया हुआ है, आधा कलर है, मतलब वो बीमारी शो नहीं हो रहा है लेकिन वो कैरियर है। ठीक, और जो पूरा है वो डिजीज़ है, मतलब उनमें वो बीमारी है। ठीक, हीमोफिलिक मेल। चलो आगे देखते हैं। तो ये जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन जो वर्ड आया था ना, इनब्रीडिंग डिप्रेशन उसी को बोलते हैं कि एक ही खुद के ही परिवार में शादी करते करते कुछ डिसएडवांटेज जो निकल कर सामने आए, उसको बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो ऐसे फूल जो सेल्फ पॉलिनेशन ही करते जा रहे हैं, तो उनमें समय के साथ कुछ कुछ इनब्रीडिंग डिप्रेशन वो उभर कर सामने आता है। कुछ डिजीज़ से वो क्या होता है, डिजीज़ दिख जाता है। ठीक, फ्लावरिंग प्लांट्स हैव डेवलप्ड मेनी डिवाइसेस टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन एंड टू इंकरेज क्रॉस पॉलिनेशन। अब फ्लावर्स में सेल्फ पॉलिनेशन ना हो और क्रॉस पॉलिनेशन ज़्यादा हो, ठीक है। हम लोग ह्यूमंस में भी ऐसा होता है कि कोशिश रहती है कि अपने एक ही गोत्र में शादी ना हो। गोत्र कहने का क्या मतलब है, गोत्र कहने का यही मतलब है कि एक ही परिवार में, ठीक है। यहाँ जो आप देख रहे हो, ये जो फैमिली ट्री है, ये गोत्र कहने का यही मतलब है। जैसे मान लो आपका टाइटल कुछ है, ठीक है, तो उस टाइटल में आपका शादी नहीं होगा, ठीक है। वो टाइटल रखने से आपको पता चल जाता है कि इसका जो पेरेंट है वो आगे जाके पीछे मतलब पहले के समय में, पिछले जनरेशन में वो एक ही माता पिता से वो इवॉल्व होके आगे आए हैं। सिमिलर टाइटल वाले को आप लोग कह सकते हैं। जैसे कोई भी टाइटल आप देख लो, अगर कोई भी एक टाइटल वाले जितने भी इंसान हैं भारत में, वो क्या क्या होते हैं, मतलब
एक ही उनका पूर्वज रहा है। ठीक, तो प्लांट्स भी क्या करते हैं, वो सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करते हैं, वो अवॉइड करते हैं, और क्रॉस पॉलिनेशन को वो ज़्यादा प्रमोट करते हैं। वो चाहते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन ज़्यादा हो। तो सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करने के लिए जो वो पॉलिनेशन को रोकने के लिए जो मेथड है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। ठीक है, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में 4 तरह के स्टेप्स हैं, 4 तरह के मेथड्स हैं, 4 अलग अलग कैटेगरी हैं। या तो यूनिसेक्सुअलिटी हो सकता है, ठीक है, फ्लावर एक ही मतलब उसमें या तो मेल फ्लावर रहेगा या तो फीमेल फ्लावर रहेगा। डाइकोगेमी एक मेथड है, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी एक मेथड है, और हेट्रोस्टाइली एक मेथड है। ठीक, ये सब हम लोग अभी देखेंगे। अब देखो, इन सम स्पीसीज पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज। मतलब किसी किसी स्पीसीज में पोलन तो रेडी हो जाएगा, लेकिन स्टिग्मा जो है वो अभी मैच्योर होगी ही नहीं, वो रिसेप्टिव होगी ही नहीं। मतलब रिसेप्टिव मतलब वो पोलन को एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। तो फिर क्या होगा कि उसमें जो है, जब स्टिग्मा पोलन रिसेप्टिव हो गए, वो मैच्योर हो गए, तब तक वो पोलन अपना वायबिलिटी खो चुका होगा। ठीक है, इस तरह से एक रीज़न भी हो सकता है आउटब्रीडिंग के लिए। आइदर द पोलन इज रिलीज्ड बिफोर द स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव, और स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव मच बिफोर द रिलीज ऑफ पोलन। तो स्टिग्मा वो एक्सेप्ट ही नहीं करे पोलन को, वो समय अलग हो सकता है किससे, पोलन के रिलीज से। ठीक है, in some species the anther and stigma are placed at different position so that the pollen cannot come in contact with the stigma of the same flower। अब किसी किसी फ्लावर में क्या होता है कि पोलन जो है वो दूसरे जगह, मतलब मेल फ्लावर दूसरी जगह रहेगा, फीमेल फ्लावर दूसरी जगह रहेगा, तो भी उससे भी क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है, सेल्फ पॉलिनेशन अवॉइड हो सकता है। बोथ दिस डिवाइसेस प्रिवेंट ऑटोगेमी। थर्ड डिवाइस टू प्रिवेंट इनब्रीडिंग इज सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। ठीक है, तो पहला हम लोगों ने देखा यूनिसेक्सुअलिटी, दूसरा है डाइकोगेमी, ये सब हम लोग डिटेल में देखेंगे अभी आगे। फिर है सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी मतलब उसका खुद का पोलन ग्रेन खुद के स्टिग्मा को वो फर्टिलाइज ही नहीं करे, पॉलिनेट ही नहीं करेगा। ठीक है, यूनिसेक्सुअलिटी में हम लोग देख सकते हैं कि मोनोएसियस। मोनोएसियस मतलब कि मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर, ठीक है, वो एक ही प्लांट में रहे, अलग अलग रहे। ठीक, मेज में रह सकते हैं, कैस्टर आप लोग जानते हैं, अरंडी जिसको बोलते हैं। और डायोसियस मतलब मेल और फीमेल प्लांट्स, मेल और फीमेल फ्लावर वो अलग अलग प्लांट में रहेंगे, उसको क्या बोलेंगे, डायोसियस। ठीक, ये एक मेथड है आउटब्रीडिंग का जिसको यूनिसेक्सुअलिटी बोलेंगे। ठीक है, फिर है डाइकोगेमी। डाइकोगेमी में क्या होता है, प्रोटो एंड्री होता है और प्रोटोगैनी होता है, कुछ नहीं है। एंथर क्या है, एंथर अगर पहले मैच्योर हो जाएगा तो उसको प्रोटो एंड्री बोलेंगे, और स्टिग्मा अगर पहले मैच्योर हो जाएगी एंथर के, ठीक है, तो वो प्रोटोगैनी होंगे। इससे क्या होगा कि सेम फ्लावर वो कभी पॉलिनेशन ही वैसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि दोनों में से एक ही मैच्योर हुआ है। फिर सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी में उसका पोलन ग्रेन को वो स्टिग्मा रिसेप्ट ही नहीं करेगी, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। ठीक है, तो वो ऑटोगेमी और गेटोनोगेमी। ऑटोगेमी के मतलब सेल्फ पॉलिनेशन, गेटोनोगेमी मतलब एक ही प्लांट में दो अलग अलग फ्लावर अगर पॉलिनेशन में है तो फिर वो बोलेगा गेटोनोगेमी। ठीक है, तो सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी इसको अवॉइड करता है। फिर है हेट्रोस्टाइली। हेट्रोस्टाइली में एंथर और स्टिग्मा क्या होता है, अलग अलग प्लेस में ये रहेंगे, मौजूद रहेंगे। एंथर वाला जो फूल है वो दूसरी जगह में रहेगा, और स्टिग्मा वाले फीमेल वाले जो फ्लावर रहेंगे वो दूसरी जगह रहेंगे। ठीक है, सिंक्रोनाइज्ड एक वर्ड आया है यहाँ पर कहीं। सिंक्रोनाइज्ड होता है मतलब उसके रिदम में। यही इन सम स्पीसीज पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड, मतलब वो सिंक्रोनी में दोनों एक साथ नहीं होंगे, वो आगे पीछे होंगे कभी। मतलब पहले अभी हम लोगों ने देखा ना डाइकोगेमी में हम लोगों ने देखा, डाइकोगेमी में क्या है,
प्रोटोएंड्री और प्रोटोगाइनी है, ये दोनों इस तरह के पौधों में क्या होता है, वो सिंक्रोनाइज नहीं होता है। एंथर पहले मैच्योर हो जाएगा तो प्रोटोएंड्री, और स्टिग्मा पहले मैच्योर हो जाएगी तो प्रोटोगाइनी, दोनों का एक साथ का मैच्योरेशन नहीं होता है। जेनेटिक, ये वर्ड कहाँ से आया? बोथ डिवाइसेस प्रिवेंट ऑटोगेमी। द थर्ड डिवाइस टू प्रिवेंट इनब्रीडिंग इज सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। तीसरा जो है सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, इसमें एक कहाँ गया, इज सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी थर्ड डिवाइस टू इज सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। दिस इज ए जेनेटिक मैकेनिज्म। अब जेनेटिक मैकेनिज्म देखो, जेनेटिक मतलब रिलेटेड टू जीन। अच्छा, जीन क्या होता है? सेल, आप लोग जान रहे हो, सेल में बीच में न्यूक्लियस रहेगा, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम रहेंगे। अभी हम लोगों ने बात किया, पिछले पार्ट 1 में देखा था, ठीक है। क्रोमोसोम में डीएनए रहेगा और डीएनए के एक पार्ट को बोलेंगे जीन। जीन से रिलेटेड ही ये वर्ड आया है जेनेटिक, ठीक है। क्रोमोसोम को आप कैसे समझोगे? क्रोमोसोम को आप समझो बुक्स की तरह, है कि नहीं? बुक्स में भी इंफॉर्मेशन रहता है, और जीन्स जो है वो क्या है, आपके डीएनए के पार्ट हैं, ठीक है। जो लेटर बुक्स में जो इन्फॉर्मेशन लिखे हुए हैं, वर्ड जो लिखे हुए हैं, और जो लेटर जो हैं वो कैसे हैं, उनको आप डीएनए की तरह मान सकते हो, ठीक। ठीक है। द थर्ड डिवाइस टू प्रिवेंट इनब्रीडिंग इज सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। दिस इज ए जेनेटिक मैकेनिज्म and prevent self-pollination from the same flower or other flower of the same plant from fertilizing the ovule by inhibiting pollen germination or pollen tube growth in pistil. Another device to prevent self-pollination is the production of unisexual flower. अब जेनेटिक इनकॉम्पेटिबिलिटी के लिए क्या होता है कि पोलन ग्रेन्स, उस फ्लावर में जो पोलन ग्रेन हुए हैं वो उस स्टिग्मा को वो क्या करेगा, रिसेप्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। वो इनकॉम्पेटिबल होगा। इनकॉम्पेटिबल बोलते हैं इनएलिजिबल को, ठीक है। अनदर डिवाइस टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन इज प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब और एक डिवाइस क्या हो सकता है? ये तो हो गया सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। यूनिसेक्सुअल मतलब मेल फ्लावर किसी और प्लांट में और फीमेल फ्लावर किसी और प्लांट में। जैसे मकई आप लोगों ने देखा होगा, मकई में देखो यहाँ दिया हुआ है, मकई में ये जो बाल वाले जो ये बाल और कुछ नहीं है, ये क्या है, स्टिग्मा है। और उसी के बगल में देखो ये स्टिक जैसा जो है वो क्या है, मेल फ्लावर है ना। तो मेल फ्लावर कहीं और रहेगा और स्टिग्मा के साथ जो फीमेल फ्लावर है वो कहीं और रहेगा, और उसी प्लांट का जो एंथर है वो इनकॉम्पेटिबल रहेगा उसी प्लांट के स्टिग्मा के लिए, ठीक। तो किसी और प्लांट का उसके आसपास जो पेड़ होंगे वो आके उसको पॉलिनेट करेंगे। इन सेवरल स्पीसीज सच एज पपाया, मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट्स, दैट इज ईच प्लांट इज आइदर मेल और फीमेल। पपाया में भी है ना, पपाया किसको बोलेंगे, पपीते में भी क्या होगा, मेल फ्लावर अलग हो गए और फीमेल फ्लावर अलग हो गए। यहाँ देखो, द फ्लावर्स एंड फ्रूट ऑफ मेल, फीमेल एंड हर्माफ्रोडाइट पपाया। फिगर नंबर ए में देखो फीमेल फ्लावर है ना, ये सिर्फ एक ही प्लांट में होगा फीमेल फ्लावर, ठीक। दूसरा जो तरह का पपाया होगा उसमें मेल और फीमेल फ्लावर एक ही में हो सकता है, ठीक। ये मुझे भी पहले नहीं पता था और यहाँ भी लिखा हुआ है कि 2 कंडीशन हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि फीमेल और मेल दोनों एक में भी रहें, और ऐसा भी हो सकता है कि फीमेल किसी एक अलग ही प्लांट में रहे और मेल किसी दूसरे ही अलग प्लांट में रहे। तो बी में हर्माफ्रोडाइट है। हर्माफ्रोडाइट में क्या होगा कि फीमेल फ्लावर भी और मेल फ्लावर भी दोनों एक ही प्लांट में रहेंगे। फिर सी में जो फिगर है, देखो सी में जो फिगर है वो मेल फ्लावर का ही कैटेगरी है, ठीक। फिर ये जो नीचे है डी और ई, ये दोनों में क्या है, डी में देखो फीमेल के का ही फ्रूट है और ई में ये हर्माफ्रोडाइट है, और
पपाया का मेल प्लांट कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा कोना में जो है ई वाला जो फिगर है, ठीक है, ई इसमें लिखा हुआ नहीं है लेकिन आप देख सकते हो सी के नीचे ये मेल फ्लावर ऐसा दिखेगा, उसमें कोई फल नहीं लगेंगे, ठीक है, पपाया के मेल प्लांट में कोई फल नहीं लगेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन देखेंगे, ठीक। अभी के लिए थैंक यू।